आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से हमारे पिता तुल्य आदरणीय राजेश यादव जी बहुत परेशान हैं, लेकिन उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार कार्यक्रम किया हुआ। बाधाएं जीवन में आती हैं, उन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। यही सीख मेरे पिताजी ने मुझे दी है कि निडरता बहुत जरूरी है। अगर आप निडर नहीं रहोगे तो समाज की सेवा नहीं कर पाओगे। आप अगर किसी के प्रभाव में आ जाओगे और किसी से डर जाओगे तो आप जो ये समाज है उसका भला नहीं कर पाओगे। तो ये राजनीति और समाज सेवा करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस शानदार कार्यक्रम के लिए चाहे बाधाएं कितनी भी रही हों, ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वह यही चाहते हैं कि गरीब की आवाज को दबा दिया जाए। आज इनके पास ताकत है, लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं कि आप आगे जो आपका आने वाला भविष्य है सिर्फ कटोरा हाथ में आ जाए। मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करता हूं कि हमारे बीच में आज इस शानदार कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने वाले हमारे प्रदेश के सचिव परम आदरणीय बाबू सिंह आर्य साहब, जो यहाँ से 2 बार पार्षद रहे और मेरे साथ निगम में पार्षद रहे। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा काम किया। वो आज हमारे बीच में हैं। हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वह जब नगर निगम में बोलते थे तो मैं उनको सुनता था कि उनमें जो एक समाज के लिए, आम तबके के लिए जो भावना रहती थी वह मुझे महसूस होती थी। ऐसे ही लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। परम आदरणीय बाबू सिंह आर्य जी कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन सिर्फ 2 दिन में इतनी बड़ी मीटिंग सभा करने का आयोजन किया, परम आदरणीय राजेश यादव जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष भाई भगवती प्रसाद साहब, हमारे पप्पन प्रजापति जी, मेरे परम आदरणीय बड़े भैया, मेरे सेम नाम राशि के हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं, वीरेंद्र सिंह यादव जी बहुत पीछे बैठे हुए हैं, उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। जगवीर सिंह साहब, उम्मीद पाल जी, महेंद्र कोहली साहब, राकेश कसाना साहब, पप्पू सूर्यवंशी जी, इमरान जी, भाई सत्यपाल प्रजापति जी, अरविंद प्रजापति जी और मंच पर आसीन सभी मेरे माजिद भाई और सभी अंशु ठाकुर जी, राम प्यारे यादव जी, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अवतार सिंह जी, आज यहाँ पर गगन विहार, तुलसी निकेतन, डिफेंस, कुटी, पंचशील पार्क, राजीव कॉलोनी, सभी निवासियों का जो आपने मुझे मेरा मान सम्मान किया, सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन्हें मान सम्मान के साथ मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। आज बात सभी लोगों ने अपनी बात कही कि 2022 का चुनाव है, हम लोग आपके बीच में आए हैं। बात चुनाव की नहीं है, बात बदलाव की है कि हमारा उस सरकार ने जो 5 साल से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठी हुई है या 7 साल से केंद्र की गद्दी पर बैठी हुई है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का उसने भला किया कि नहीं किया, यह सोचने की बात है। कल यहां पर आपने देखा गाजियाबाद की सरजमी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ, जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही थी। मतलब जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जिन्होंने जनता में अपना विश्वास खो दिया, जनता से जिनका विश्वास उठ गया, वो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या काम करने का काम किया हमारी जनता के लिए, या गरिमा, ये गगन विहार, तुलसी निकेतन, हर्ष विहार या डिफेंस और कुटी के लिए या साहिबाबाद के लिए या गाजियाबाद के लिए, ऐसा उनसे पूछने का काम करना कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ पर पार्षद भी उन्हीं का है, विधायक भी उन्हीं के हैं, मेयर भी उन्हीं का है,
और सत्ता भी हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा रखा है और केंद्र की सरकार की गद्दी पर बैठा रखा है। उनसे पूछने का काम कीजिएगा कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, आज क्या करना चाहते हैं वो लोग, बात क्या होनी चाहिए और बात क्या हो रही है, मसला क्या होना चाहिए, मसला क्या बनाया जा रहा है। आज हम लोगों के बीच में पहले धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाया गया, अब जातियों के नाम पर हमको लड़ाया जा रहा है। हमारे बीच में नफरत की दीवारें ऐसी पैदा की जा रही हैं कि हम लोग सिर्फ उसी में उलझे रहे। पहले धर्म के नाम पे लड़ाया, अब जातियों के नाम पे लड़ाया जा रहा है कि ये अगड़ी जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये दलित वर्ग का है। और अगड़ी जाति से भी अगड़ी जाति के लोगों को लड़ाया जा रहा है कि जो संपन्न वर्ग का हो गया है उसी जाति में वो तुम्हारे से बहुत ऊंचा उठ गया है, तुम्हारी नीचे वाली जाति का बहुत नीचे है। मतलब ये लोग देश में क्या बंटवारा करना चाहते हैं, यह सोचने की बात है। मसला धर्म का नहीं होना चाहिए, मसला जातियों के नहीं होना चाहिए, मसला होना चाहिए इंसानियत का। मसला हमारा होना चाहिए कि हमारे बच्चों को शिक्षा कहां मिलेगी। विधायक का काम क्या होता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा कहां मिलेगी, उसके लिए स्कूल का मसला होना चाहिए। हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे परिवार के बच्चों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल पाएंगी, कैसे अस्पताल मिल पाएगा, मसला ये होना चाहिए। और ये जो नौजवान बैठा है पढ़ाई लिखाई करके, या हमारे घर का जो हमारा बच्चा है जो BA, MA, BTech, BTC, MBA कर बैठा हुआ है इंजीनियरिंग करके, उसकी नौकरी कहां लगेगी, मसला ये होना चाहिए। लेकिन मसला क्या बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम देश को बंटवारा किया जा रहा है। इसलिए जब भी ये लोग आए आपके बीच में, आप उनसे पूछने का काम कीजिएगा कि हमारा गाजियाबाद में या साहिबाबाद में इस विधानसभा में आप वादा करके गए थे 5 साल पहले कि स्कूल को लेकर आएंगे। स्कूल लेकर आए क्या ये लोग? आज हमारे बच्चे दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं, कितनी शर्म की बात है। आज इलाज के लिए हमें दिल्ली के GTB अस्पताल में जाना पड़ता है। क्यों नहीं सरकारी अस्पताल बन पाया? बाबू सिंह जी ने बोला कि ये लोग सिकंदरपुर में जमीन ढूंढते रह गए, इसके बाद मकनपुर चले गए, इसके बाद वसुंधरा चले गए। क्या इन्हें जमीन नहीं मिल पाई? ये जो बारात घर बना है समाजवादी पार्टी की सरकार में, इसे ठेके पर देने का काम इन्होंने किया, लेकिन क्या अस्पताल बनाने के लिए क्या जमीन नहीं मिल पाई इन लोगों को? क्यों नहीं सरकारी अस्पताल बन पाया? जो हमारे लिए सबसे जरूरी काम था, हमारी माताओं बहनें के लिए, हमारे समाज के लिए, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बन पाया 5 सालों में? सिर्फ जमीन ढूंढते रह गए ये लोग, सरकारी फाइलें में चलती रह गई, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते। इंटर तक हमारी बालक बालिकाओं के लिए कॉलेज की मांग थी, स्कूल की मांग थी और डिग्री कॉलेज की मांग। एक LR कॉलेज है, कई वर्षों से, कम से कम 40 वर्षों से वही कॉलेज है यहाँ पर। क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बना पाए ये लोग? क्योंकि इनकी सोच नहीं है। इनको चाहिए, इनको तो मुफ्त में मिल रहा है कि भगवान का नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो और इनको लड़ा दो। भगवान राम जी, इनको भगवान राम भी देखते होंगे कि इन्होंने क्या करने का काम किया। वो भी बहुत शर्मिंदा होते होंगे कि हमने कैसे लोगों को सत्ता दे दी। आज जिन्होंने हमारे समाज के लोगों को कटोरा हाथ में दे दिया है, आज हम लोगों को भिखारी बना दिया है कि 1 किलो नमक, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड तेल, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल में इन लोगों ने हम लोगों को खरीदने का काम किया है। और उसमें भी बड़ी बड़ी फोटोएं अपनी हंसते हुए चेहरे की लगा रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि देश का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राशन की व्यवस्था है ना, ये सिर्फ 3 महीने रहेगी, मार्च तक, जो तक चुनाव है। उसके बाद ये राशन की व्यवस्था खत्म होने जा रही है। ये खत्म करना चाहते हैं राशन की व्यवस्था को, इस कोटे की व्यवस्था को। इस देश के लोगों को ये गरीब रखना चाहते हैं, गरीब से गरीब का, क्योंकि सिर्फ उनको अनाज दे दो और सिर्फ कोई सवाल पैदा ना करो। क्योंकि अगर आपके बच्चा पढ़ लिख जाएगा स्कूलों में, इसलिए स्कूल नहीं खोलना चाहते। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा स्कूलों में तो सवाल पैदा करेगा कि हमारी नौकरी का सवाल बताइए, हमारे स्कूल का सवाल बताइए कि हमारा स्कूल क्यों नहीं खुल पाया, हमारा अस्पताल क्यों नहीं बन पाया, हमें नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन ये सवाल को खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों को जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार रहता है या जो भी परिवार रहता है, आमदनी बताइए, हमारी माताओं बहनों की घट गई कि नहीं घट गई, हमारे बुजुर्गों की, जो नौजवानों की नौकरियां घट गई कि नहीं घट गई। आज महंगाई कहां पर है और आमदनी कहां पर आ गई है? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है।
महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार का। आप देख लीजिए कि सिलेंडर का भाव कहां पहुंच गया है। 400 का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। लेकिन हम लोग जो इस समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल पैदा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि ये लोग शिक्षित नहीं बनाना चाहते कि सवाल पैदा करेंगे। आज आटा, दाल, चावल, चीनी कहां पर पहुंच गया है, फल और सब्जियों के दाम कहां पर चले गए हैं। सवाल पैदा करना सीखिए, नहीं तो ये लोग गुलाम बना दे जाएंगे। क्योंकि जैसे हिटलर कहते करता था, हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह रहा है। उसने कहा है जनता को इतना निचोड़ दो कि वो भूख से तड़पती रहे, और फिर उसके 5 किलो अनाज दे दो तो कहेंगे बहुत अच्छा राजा है कि हमें अनाज दे रहा है। इसलिए वो भिखारी बनाना देना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो हमारे आने वाला भविष्य, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग और नौजवान साथी जो आने वाला हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वो अंधकारमय हो जाएगा। उनकी शिक्षा की कोई बात नहीं करेगा, उनके लिए कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए आज खड़े होने की बात है। आज अगर हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी नहीं संभले तो आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में होगा। इसलिए आपको समझना होगा कि ये सरकार कैसी है, इस सरकार को बदलना होगा। ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है, जिनके लिए ये खजाने भरने पर लगी हुई है। देश की पूरी संपत्ति इसने बेच दी है। जितने भी सरकारी संस्थान थे वह सब बेच दिए गए हैं और सरकारी खजाने को भर दिया गया है और देश के आम लोगों को भिखारी बना दिया है, कटोरा हाथ में दे दिया गया है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये विश्वास से कह रहा हूं। साहेबाबाद में हम लोग अपना विधायक बनाकर जाएं और समाजवादी पार्टी का तो हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कह के जाएंगे कि हमने आपको विधायक दिया है, आपको विधायक यहाँ साहेबाबाद विधानसभा क्षेत्र से दिया है, तो साहेबाबाद विधानसभा क्षेत्र की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम कीजिए। कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की क्या जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम कीजिए। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले जरूरत है अस्पताल की, कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल बनना चाहिए और बच्चों के लिए स्कूल बनना चाहिए और डिग्री कॉलेज बनना चाहिए और नौजवानी की नौकरियों की व्यवस्था होना चाहिए। और इस क्षेत्र के लिए सामुदायिक भवन जो सरकारी होना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। और जो इंटर कॉलेज की जो बंद पड़ी, जो स्कूल की इंटर कॉलेज की बाउंड्री है, वो इंटर कॉलेज जो खुलना चाहिए, बाबू सिंह आरजे ने बताया है। इस व्यवस्था को हम समाजवादी पार्टी सरकार करना चाहती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने के 6 महीने के अंदर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी कॉलोनियां हैं, उनमें गंगा जल वाटर की सप्लाई होगी सबसे पहले। और इस सामुदायिक भवन की जो बात है बाबू सिंह जी आज ने की है, उसे पूरा करने का हम काम करेंगे। चाहे इसे हटाना पड़े, चाहे कहीं नया बनाना पड़े, चाहे सरकारी जो उन्होंने दे दिया है उसे हटाना पड़े, उसे पूरा करने का काम करेंगे और इंटर कॉलेज लाने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बात मान सम्मान की है। मान सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सब अगर मान सम्मान बचा रहा तो हम लोग जी लेंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल तो एक तरफ है। अगर हमारा मान सम्मान आज ये सरकार गिरवी रखना चाहती है, लोकतंत्र पे हमला है इस देश के ऊपर, देश के आम लोगों पर हमला करने के काम कर रही है सरकार। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर मान सम्मान नहीं रहेगा तो स्वाभिमान नहीं बच पाएगा, तो जीने का हमारा अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, लड़ाई लड़ने की है। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े होना, क्योंकि अन्याय अगर आपने सह लिया तो उससे ज्यादा कोई गलत बात नहीं होगी। अगर अन्याय सहना मत सीखिए। अगर कोई अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होने का काम कीजिए, उससे आंख में आंख मिला के सवाल पैदा करने का काम कीजिए। उससे सवाल कीजिए कि हमारे बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों का स्कूल कैसे होगा, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल कैसे होगा। कोरोना काल में आपने खुद देखा कि अस्पताल की मारामारी में कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, दवाइयां नहीं मिल पाई, ये सरकार दे पाई, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाई। हमारे हजारों लोग चले गए, गंगा में लाशें तैरती मिल गई, लेकिन इनके सर पर जूं नहीं रहेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव आपका अपना चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, प्रदेश को बचाने का चुनाव है और इस समाज को बचाने का चुनाव है। बिना जाति भेद के, बिना किसी धर्म भेद के आप लोग लग जाइए और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए और साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को लाइए। वह सरकार आपकी होगी, आपके मान सम्मान की होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ये पुलिस की गाड़ी आई थी ना, ये पुलिस की गाड़ी आई थी जो आपके सम्मान में ठेस पहुंचाती है, ये आपका बेटा आपके साथ आधी रात तक खड़ा रहेगा और इस सम्मान को बचाने का काम करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगा। क्योंकि इंसान
कोई दबंगता से नहीं होता, इंसान जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस अंग्रेजों को भगाया था, और 1 साल से किसानों ने भी अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस देश को सरकार को झुकाने का काम किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बात लोग हमारे साथी लोग कहते हैं कि इतने हथियार लेके चलिए, इतने लोगों को लेके चलिए, दबंगता से नहीं, बात निडर है। अगर साहस से सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाई लड़ाई जा सकती है, उसे जीती जा सकती है। इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी काम होगा, चाहे प्रशासनिक अधिकारी जो करने का काम नहीं करेगा, उसका गिरबान छीनने का काम मैं और बाबू सिंह आर करेंगे। क्योंकि हम लोग मजबूत हैं, निडर हैं, साहसी हैं, और हम लोगों के दामन पे एक भी दाग नहीं है। जिसके दामन में दाग नहीं होगा वही आपसे आंख मिलाकर बात कर सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं ना आपके आशीर्वाद के काबिल हो पाऊं और आपके आशीर्वाद से साथ चल ना पाऊं, आपका वो ऋण जो न चुका पाऊं, तो मेरा भी गुणवान पकड़कर आप भी सरेआम मुझे चौराहे पर मारने का काम कीजिएगा कि हमने आपको वोट दिया। वीरेंद्र यादव, तुमने हमारा काम करने का काम नहीं किया, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है उसके साथ चलने का काम नहीं किया, तो आपका जूता मेरा सर होगा। मैं आपको ये बात कहने के साथ जाता हूं, और विश्वास कीजिएगा, आप मुझे मान सम्मान जो मेरा आपने यहाँ पर आज किया, मैं राजेश यादव जी और समस्त लोग जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर लगे और जितने भी यहाँ पर कॉलोनी के सभी सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों का जो इतनी देर से जिन्होंने मेरा यहाँ मान सम्मान किया, हमारा लोगों का मान सम्मान किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन में मैं उनके ऋणी रहूंगा। उनका कर्ज किसी तरह उतारता हूँ, यही मेरी भगवान से ईश्वर से कामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, नरेश यादव, भैया वीरेंद्र यादव, बाबूजी राम दुलार यादव, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद। हमारे बीच में बहुत बड़े समाज सेवी और लगभग पिछले 50 सालों से साहिबाबाद के लोगों की सेवा कर रहे आदरणीय राम दुलार यादव जी बैठे हैं। उनके लिए सब लोग ताली बजा के बहुत जोर से स्वागत करेंगे उनका। रात दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं और निस्वार्थ, और किसी टाइम चले जाओ 24 घंटे। मैं पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि भाई वही मुस्कुराते हुए मिलेंगे और मुस्कुराते हुए आदमी का स्वागत करेंगे। ये इनका जादू है, करिश्मा है लोगों पे, वो हमारे बीच में है। और ये एक अच्छी बात यह है कि वीरेंद्र यादव जी जो हमारे साहिबाबाद के भावी प्रत्याशी हैं, वीरेंद्र यादव उनके पिताजी हैं। तो ऐसे परिवार से भाई वीरेंद्र यादव जी संबंध रखते हैं। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री राजदेवी चौधरी जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष अवतार सिंह काले जी, और यहाँ बहुत तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, करमुल्ला भाई और अपने पंचशील वाले प्रजापति जी, ऊपर कुटी वाले, और सामने जो है गगन विहार, हर्ष विहार और इस क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं सबको धन्यवाद करता हूं और नौजवान साथियों से यह आह्वान भी करता हूं कि देखो, चुनाव तो आते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर नगर निगम के चुनाव हुए, और अब फिर विधानसभा का चुनाव आ गया है। लेकिन अच्छे लोग मिलने, खासकर राजनीति में, बड़े मुश्किल है। बहुत मुश्किल से सैकड़ों में एक आध आदमी, अच्छा आदमी मिलता है जो वास्तव में 12 महीने समाज की सेवा कर सकता है, निस्वार्थ, बिना किसी लालच के। ऐसे भाई वीरेंद्र एडवोकेट साहब हैं। मैं तो पिछले साल पिछली योजना में हम लोग और भाई वीरेंद्र जी पार्षद रहे। 5 साल तक मैंने सदन में भी इनकी शालीनता देखी, नगर निगम के सदन में जिस शालीनता के साथ, और तब जब की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिछली योजना में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भाई वीरेंद्र जी पार्षद थे। मैंने सदन में इनकी इतनी शालीनता और इतनी सादगी देखी और इतना समर्पण देखा इस शहर के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, कि वास्तव में काबिल तारीफ है।
तो ये मौका है हम लोगों के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी मौका है कि अच्छे उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे। और हमारे लिए मौका ये है, और मैं खासकर यहाँ भोपरा क्षेत्र के जो लोग बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो ये इस विधानसभा का मुंह है, साहिबाद विधानसभा यहाँ से चलती है और जिसको तुम यहाँ से जिता के भेजते हो वो जीतता है, ऐसी है ना। जिसको तुमने जिता के भेजा वो जीता, जिसको तुमने हरा के भेजा वो इधर इस विधानसभा में हारा। इसलिए ऐसे लोगों को कि जो हमारे बाद में भी सुख दुख में काम आए, चुनाव लड़े, नेता बने, एमएलए बने, एमपी बने। आपको पता है कि जो एमपी हैं हमारे, उन्हें 8 साल हो गए। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप बताओ कभी किसी ने एमपी का दर्शन देखे? कहीं मीटिंग में देखे हो, कहीं सड़क पर आते जाते देखे हो? कहीं किसी को अगर हमारा सांसद पिछले 8 साल से मिला हो, किसी सुख दुख में आया हो? जब चुनाव था, चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ एक सभा की थी सामने ही, और ये जो शौचालय है इसका उद्घाटन हुआ था। ये सामने शौचालय ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, और यहाँ उद्घाटन करने के लिए सांसद, मेयर, विधायक और मंत्री आए। क्योंकि नगर निगम का कार्यक्रम था, मैं यहाँ से पार्षद था तो मैं भी गया हुआ था। मैंने उनसे कहा कि सांसद जी पिछली योजना तो जैसी हुई, लेकिन अगली में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सामने जो तालाब भर रहा है इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। ये तालाब ऐसा लगता है कि जैसा रामेश्वर में तालाब भर रहा हो। आपने 5 साल में इसके लिए कुछ नहीं किया। और सामने एक बिल्डिंग, इंटर कॉलेज, जो अखिलेश यादव जी की सरकार में बना, उनके फंड से बना। भाई वीरेंद्र जी को पता, हमें पता, हम लोगों ने प्रयास करके उस कॉलेज को बना के खड़ा कर, जिसमें गेट लगा हुआ है। मैंने कहा था आप सेंट्रल सरकार में हो, हमें एक राज्य की, आप उन दिनों ये चल रहा था कि राज्य के कॉलेज आना है, राज्य के कॉलेज आना गाजियाबाद में। मैंने कि हम आपको जमीन भी देंगे और हम आपको बिल्डिंग भी देंगे नगर निगम से। आप ये सामने जो बिल्डिंग खड़ी है, सामने ही है, वो बंद पड़ा है, 5 साल से ताला लगा हुआ उस स्कूल में। पीड़ा होती है कि गरीबों के क्षेत्र में बना हुआ स्कूल पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। क्या कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? यहाँ का पार्षद क्या कर रहा है? यहाँ की मेयर क्या कर रही है? यहाँ का सांसद क्या कर रहा है? किस लिए बने हो? केवल झूठ बोलने के लिए? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये मौका है हमारे पास। ये रहा सामने ये बारात घर, तो जिसमें टीन लग रही है, ये बारात घर संतोष यादव जी से बनवाया हमने, अखिलेश यादव जी की सरकार में। क्यों वीरेंद्र भाई? और इसलिए बना था कि इसमें गरीबों के बच्चों की शादी होंगी। उन्होंने मुझसे कहा था, ये सामने जो बारात घर, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 21,000 रुपए की मैं इसकी बुकिंग करूंगा। रामदुलारी यादव जी और मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह इस क्षेत्र का शोषण हुआ। सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं रहा। इसमें उन्होंने कहा 21,000 रुपए महीने, 21,000 शादी के हिसाब से इसकी बुकिंग होगी और क्षेत्र के गांव के गरीब लोग इसमें शादी करेंगे। आज जीडी ने इसको ठेके में दे दिया। मैं जिन्होंने ठेका लिया इनका विरोधी नहीं हूं, उन्होंने ठेका दिया, इन्होंने ले लिया। लेकिन जीडीए ने जो गरीब के लिए बारात घर बना, उसको ठेके पे देकर पैसे कमाने का काम हो रहा है। एक यहाँ प्रजापति जी बैठे हैं, कुटी पे हमने बारात घर बनवाया अखिलेश यादव जी ने। उसमें जितना काम जब हो गया था, उसके आगे एक ईंट लगी। आप बताओ, सब लोग यही हो, कुटी पे जो उसमें बारात घर में एक ईंट लगी? एक ईंट नहीं लगी। और दीवार और गिर गई, दीवार गिरी पड़ी है पिछले 4 साल से। मैंने दर्जनों बार कहा कि कम से कम गरीबों की यहाँ बच्चों की शादियां होती हैं, इस दीवार को तो बनवा दो। किसी ने नहीं सुना। और उन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनवाया था, अगर इस दीवार को हम बना देंगे और इस स्कूल को चलवा देंगे तो इसका श्रेय तो अखिलेश यादव को जाएगा। अरे भाई, अखिलेश यादव जी तो अपना काम करके चले गए, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, किसी के बहकाए में आने की जरूरत नहीं है, ताकत तुम्हारे पास है। अगर अपना हक चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो और अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि हमारा इंटर कॉलेज चले, तो वोट साइकिल पर लगानी है। ये मैं कह रहा हूं आपसे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, भैया वीरेंद्र यादव, साइकिल पे लगेगी ना। और तो और
एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश जी की सरकार के टाइम पे 5 करोड़ रुपए का अस्पताल मंजूर हुआ इस क्षेत्र में। 5 करोड़ रुपए अस्पताल के आए यही बराबर में, भोपरा गांव के बराबर में। 5 करोड़ रुपए 1 साल तक रहे। वो जो महेश्वरी डीएम थी, क्या नाम था उनका पूरा, ऋतु महेश्वरी डीएम आई एक दिन यहां और उन्होंने कहा यहां अस्पताल की क्या जरूरत है, ये तो शहर के बाहर का इलाका है, तुम्हारे लिए अस्पताल की कोई जरूरत नहीं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है, ये अखबार में छपा है। और मैंने उस दिन यहां के पार्षद से कहा था कि तुम 1 पैसे का काम करवा नहीं पाए और 5 करोड़ रुपए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां आए थे गरीबों के अस्पताल के लिए, 100 बेड का अस्पताल बनना था, तुम उसको रोक नहीं पाए। 23 लाख रुपए भोपरा गांव के दलितों के लिए मंजूर हुए, बारात घर के लिए 1 साल तक पड़े रहे। रामदुलारी यादव जी, 1 साल तक अखिलेश यादव जी की सरकार में दलितों के बारात घर के लिए 23 लाख रुपए मंजूर हुए भोपरा में। 1 साल तक रहे यहां, लेकिन बारात घर बनने नहीं दिया इन्होंने, बारात घर बनवा नहीं पाए। और बताऊं, हमारा शमशान घाट में जो काम हमने जितना कर दिया था उसके 1 इंच आगे ये काम नहीं कर पाए, 1 इंच। और उसकी एक दीवार गिर गई, क्योंकि वो ऊंचा है, दीवार किनारे से गिर गई, हालांकि पिलर से बनी थी, दीवार गिर गई, सबको पता है। उस दीवार को मैंने कहा दीवार को तो उठवा दो, शर्म तो करो कुछ। नो जी वो तो हमें तो बिना काम करे ही पैसे वोट मिलते हैं। मगर ये बात सही है भाई, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो राम के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे और छोटे और बड़े के नाम पे वोट मिलते, तुम्हें काम की जरूरत है ही नहीं, है तो सच्चाई है। इसलिए अब आप सोच विचार लो, ज्यादा ना कह के मैं तो अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जिम्मेदारी आपकी है अब आगे कि जो लोग 5 साल में उनसे हिसाब मांगो, और जो मना करे मेरे पास लाना पकड़ के, मैं पूछूंगा उससे, जो कहे ये नहीं हुआ था। एक चीज रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भोपरा क्षेत्र के लोगों, 50 साल में जो काम कभी नहीं हुआ वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यहां हुआ। और जो काम जहां रुक गया था, जितने नाले, ये सामने नाला अखिलेश जी ने बनवाया, ये रोड, इस रोड पे इतना पानी भरता था बहन जी, अखिलेश जी ने बनवाया। और संतोष यादव जी का उसमें मेन रोल रहा। उन्होंने हमारे लिए उन्होंने कि तुम बताओ, और हमने उनके खिलाफ धरना भी दिया, ये जो ये रास्ता है तुम्हारा, ये नहीं तो रास्ता बंद हो गया था। गगन बिहार के लोग बैठे, यहां हुआ नहीं हुआ ऐसे ही 1 हफ्ते तक हम धरने पे यहां बैठे। हमने संतोष यादव जी कहा जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग आप चाहते क्या हो। मैंने कि अगर तुम 2 कॉलोनियों को सील कर दोगे तो ये कहां का न्याय है। लोगों तो बैठ के बात कर लेते, आप बताओ क्या चाहते। मैंने कहा कि हमें हर्ष बिहार को और गगन बिहार को रास्ता दे दो, एक लोगों मुझे मंजूर है, रास्ता मैं दे दूंगा, ये रास्ता तुम्हारा खुला। आज इस रास्ते खुलने की वजह से हम यहाँ सभा कर पा रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद नहीं होता तो 8 फुट की दीवार होगी होती और हम अंदर बंद होते। तो ये सब काम किसने किए, माननीय अखिलेश जी की सरकार। और इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। देखो, आम आदमी किसी के करे हुए एहसान को नहीं भूलता, ये मानी जाती है बात। इसलिए ध्यान रखो, अभी समय आएगा, अभी लड़ाई शुरू हुई है। हम भी देखते हैं कि कौन कहता है कि वो जीतेगा और वो जीतेगा। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी, हम भी तो देखें कौन कहता है वो जीतेगा और वो जीतेगा। और एक बात और बता के अपनी बात खत्म करता हूं, उत्तर प्रदेश में 60-70% मतदाता आज अखिलेश यादव का दीवाना है। जरा देहात में जाके देखो वो क्या रहा, जड़ उखड़ के गिर गई है। उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई है, इसलिए दिल्ली से लोग आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री सीधा मोर्चा संभाल रहे हैं, ईडी और सीबीआई आ रही है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, किसी के बहकावे मारने की जरूरत नहीं है। 2022 के चुनाव में साइकिल पे मोहर लगानी है और भाई वीरेंद्र जी को विधानसभा में भेजना है। जो पार्षद होकर जो इन्होंने काम किया उनको और आगे बढ़वाना है। यही बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे भाई बाबू सिंह आर्य जी, जो लगातार 30 बरस से ऊपर ही हो गया होगा समाज
क्षेत्र की सेवा में लगे हैं और समाजवादी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं अखिलेश यादव जी का इस सभा में आभार व्यक्त करता हूं और बाबू सिंह आर्य जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप पहले से ही समाज और देश प्रदेश की सेवा में लगे हैं और आपको ये जिम्मेदारी मिली है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम आप करते रहेंगे। और मंच पर बैठे हुए जिनके लिए आप लोगों के दिल में इतना प्यार है, सम्मान है, आपने यहाँ मीटिंग करी। वीरेंद्र यादव जो जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के और प्रयासरत हैं कि आप लोग इन्हें मौका देंगे तो ये आपकी सेवा करेंगे। और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, मेरी बहनें और बेटियां और सामने जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस बैठक में आकर इस सभा को कामयाब बनाने का काम किया है। मैं आप लोगों के बीच में सभी वक्ताओं ने बात बता दी है। मैं तो आप लोगों के बीच में आपका अभिनंदन करने आया था, आप लोगों से मिलने आया था, लेकिन मुझे ये संचालक महोदय सरदार अवतार सिंह काले जी जो साहिबाबाद विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत जुझारू और लड़ाकू हैं, मेहनत करते हैं, और मैं इन्हें बराबर कहता हूं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये इतने मेहनती हैं, तो इन्होंने हमें कहा कि हम आपके बीच में बात कर रहे हैं। देखिए, इस समय देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस देश और प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वह सरकार कतई फेल हो चुकी है। सारे मोर्चों पर कोई मोर्चा ऐसा नहीं बचा है जहां नहीं फेल हो गई। नोटबंदी ने लाखों करोड़ का घोटाला करवा दिया। 150 से ज्यादा लोग मारे गए। जब जीएसटी लगा, छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया, यहां यह फेल हो गए। और महंगाई इस देश के अंदर इतनी बढ़ गई कि चीजें आम जनता की पकड़ से बाहर हो गई। यह तो जनता के विरुद्ध इन्होंने काम किया। अब मैं लोकतंत्र की बात बताता हूं कि जो लोक राज हमें मिला है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो लाखों लाखों शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर बलिदानियों ने इस देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। शहीद हो गए थे, फांसी पर लटक गए थे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सभी वर्गों के लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि आज जिस पार्टी की सरकार है वह रोज लोकतंत्र को कमजोर करने पर लगी हुई है। आजादी को ये खत्म करना चाहती है। लगातार वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। आप ये समझिए कि रोटी ही हमारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारा स्वाभिमान और सम्मान से जीवन जीने का भी है, और यह सरकार स्वाभिमान और सम्मान से जीवन जीने देना नहीं चाहती है। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की संरचना की, उसके अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता और साथ में स्वाभिमान से गरिमा में जीवन जीने की बात लिखी गई। लेकिन ये संविधान से समाज
समाजवादी शब्द हटाना चाहते हैं, समता के भाव को कम करना चाहते हैं। हम लोगों को इस बात को भी समझना होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, आप जो यहाँ इतने लोग इकट्ठा है हो, आप पूरे क्षेत्र में घूमिए और ये बताइए कि जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये नफरत असहिष्णुता फैलाती है, यह भाई से भाई और जाति और धर्म में लड़ाती है। यह सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है और संविधान को खत्म करके अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। एक बात और बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे तो हमारे नेता डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह ये बताते थे कि यह जो भाजपा है यह बहुत बड़े लोगों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है और इनके पास अपार धन है और इनमें झूठ बोलने की बहुत ताकत है। ये अंतरराष्ट्रीय झूठे हैं और इन्होंने इस पर पीएचडी और डीलिट कर रखा है और इन झूठों से केवल ईमानदारी से लड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि इन्हें भैया सत्ता कभी मत देना और हमने इन्हें सत्ता की ताकत दे दी। पैसे वाले तो थे ही है और झूठे तो ये थे ही। हजारों साल से झूठ लिख करके जनता को गुलाम बनाने का, मानसिक गुलाम बनाने का काम किया है इन लोगों ने। हमने गलती यहां कर दी कि इन्हें वोट दे करके इन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया कि ये देखिए पुलिस वाला आता कहता आप सभा मत करिए, इनकी सभा 10,000 की होगी और हमारी सभा नहीं होगी, क्योंकि आपने शक्ति दे दी। जिन्हें शक्ति नहीं मिलनी चाहिए उसे हम लोगों ने गलती करके शक्ति प्रदान कर दी। तो अब होशियार हो जाना है हमें कि ऐसे लोगों को सत्ता के करीब भी नहीं भटकने देना है जो नागरिक अधिकारों का हनन करते हैं, जो हमें गरिमा में जीवन जीने से वंचित करना चाहते हैं, जो हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उन लोगों को कतई वोट नहीं देना है। हम लोग विधायक और एमपी की लड़ाई नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक जिए और अपनी रोजी रोटी कहीं पर भी सम्मान पूर्वक कमा सके। तो मैं यही बात आप लोगों को कहना चाहता हूं और ये वीरेंद्र बाबू के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने AA और LLB किया और इन्होंने वकालत नहीं की, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने अपना घर का कोई काम नहीं किया है, केवल समाज के लिए इन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारा परिवार ऐसा परिवार है कि हम राजनीति में रहे। मैं भी 88 में नगर निगम का सदस्य रहा हूं और मैं MLA का चुनाव मुलायम सिंह यादव ने 91 में, मुझे जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं MLA का चुनाव लड़ा था। तो मैं बता दूं आप लोगों के कि हमारे परिवार के दामन पर अगर एक भी दाग कोई लगाएगा मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो आप लोग पूरा लग जाइए, एक 10 का अगर काम करोगे, 10 घरों में जाएंगे अगर एक लोग, तो आप मजबूती से जो ये झूठी और जुमलेबाज सरकार है जिसने न रोजगार दिया किसी को और न दवाई दी, न शिक्षा और पढ़ाई दी, इन लोगों को उखाड़ फेंका जा सकता है और इन्हें खदेड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और सभी वक्ताओं का और सभी उपस्थित जनों का स्वागत करता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद बाबू जी ने। बहुत हम बताना चाहती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया था राशन कार्ड बनाने का, तो महिलाओं के नाम पर जो राशन कार्ड बना था पहली बार समाजवादी पार्टी के टाइम पे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था। अभी आपको चीनी मिलती है? हाथ उठा के बताओ लंबे लंबे, आपको मिलती है क्या? हाथ उठाओ फिर लंबे लंबे। ना चीनी मिलती ना तेल मिलता, मिट्टी का तेल मिलता है। ये देखो
भाजपा का खेल और खा गई चीनी पी गई तेल, सब कुछ खत्म कर दिया और अब बेवकूफ बनाने के लिए हमें दे रहे हैं रिफाइंड नमक, और वो भी फोटो लगा के। भाइयों, मैं बताना चाहती हूँ आपसे, हर रात के बाद सुबह होती है। रात कैसी हो गुजर जाएगी, दिन कैसा हो कट जाएगा। अरे मोदी जी, नशा कैसा ही भी हो आपका उतर जाएगा, उतर जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो ये नशा उतर जाएगा। मेरे युवा बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हाथ उठा के सारी, सब कसम उठाओ, हाथ उठाओ लंबे लंबे उठाओ, अभी उठे ही नहीं। बटन हमारा कहाँ दबेगा,